बच्चों हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। इसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है पंजाब की विजय। बच्चों, जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 ईस्वी में, तब उसने भारत के राजा पोरस को हराया और उसके पश्चात उसने जो है वहाँ पर अपना एक राजदूत या अपना प्रतिनिधि के रूप में फिलिप को छोड़ा। 325 ईस्वी में जो है वो किसी ने फिलिप की हत्या कर दी और अब जो है पूरे पंजाब में जो था अशांति फैल गई। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर इस स्थिति का लाभ उठाया और उधर 323 ईस्वी में सिकंदर की भी अब मृत्यु हो गई, जिसके कारण क्या हुआ कि चंद्रगुप्त ने अब पंजाब पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि अब जो है पंजाब विजय करना आसान है। अब उसने यूनानियों पर आक्रमण किया और यहाँ से उनको भगाना शुरू कर दिया। पंजाब के अधिकतर भागों पर 322 से 321 ईस्वी पर अधिकार कर लिया गया। पंजाब की जीत ने उसके लिए विजय के मार्ग खोल दिए। दूसरा जो आता है मगध की विजय। पंजाब को यूनानियों से स्वतंत्र करने के पश्चात चंद्रगुप्त ने मगध को विजय करने का निश्चय किया। उसमें जो था मगध में नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद राज्य था। मगध उन दिनों उत्तरी भारत का जो था वो सबसे शक्तिशाली राज्य था। नंद शासकों के पास जो थी बहुत बड़ी सेना थी। चंद्रगुप्त और धनानंद के बीच घमासान युद्ध हुआ और नंद वंश का संपूर्ण नाश कर दिया गया और पाटलिपुत्र को घेर लिया गया और नंद राजा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस तरह जो क्या हुआ कि 322 ईस्वी में समस्त मगध पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया। सेल्यूकस की पराजय। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके प्रसिद्ध सेनापति सेल्यूकस ने पश्चिमी एवं मध्य एशिया के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। इस कारण क्या हुआ कि फिर से उसने सिकंदर के उत्तरी प्रदेशों पर अधिकार करने के लिए 305 ईस्वी पर भारत पर आक्रमण कर दिया। परंतु बच्चों, अब जो है भारत की स्थिति जो थी बदल चुकी थी। चंद्रगुप्त ने संगठित राज्य कायम कर लिया था। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच कहाँ युद्ध हुआ, इस बात का सही तरीके से जानकारी नहीं है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि सेल्यूकस को चंद्रगुप्त के साथ एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। उसे काबुल, कंधार, गंधार, हेरात तथा अफगानिस्तान जैसे प्रदेश उपहार के रूप में देने पड़े। इसके पश्चात यूनानी राजदूत मैक्सिनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया और सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। फिर चौथा आता है हमारा पश्चिमी भारत की विजय। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त द्वारा नियुक्त इस प्रांत के गवर्नर पुष्यमित्र ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। पांचवा आता है दक्षिण भारत की विजय। अशोक के शिलालेख हमें बताते हैं कि उसने केवल कलिंग के प्रदेश को ही विजित किया था। मतलब जब अशोक राजा बना तो उसने सिर्फ एक ही राज्य को जीता, वो था कलिंग। उससे पहले का जो मौर्य साम्राज्य था या जो राज्य उसे उत्तराधिकार में मिला, वो उसके पूर्वजों ने विजय किया हुआ था। इससे स्पष्ट होता है कि दक्षिण भारत की विजय चंद्रगुप्त ने ही की थी। राज्य का विस्तार। अब हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। उसका साम्राज्य बहुत विस्तृत था और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से, पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत के पार दूर दक्षिण तक फैला हुआ था। काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, गुजरात और सौराष्ट्र के प्रदेश शामिल थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु। चंद्रगुप्त ने 24 वर्ष तक राज्य किया और जैन परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिनों में जैन मत स्वीकार कर लिया था। उसके आखिरी दिनों में राज्य में अकाल पड़ा और वे जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर चल पड़ा और वहीं पर उसकी मृत्यु 298 ईस्वी में हो गई। तो इस प्रकार बच्चों हमने जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जो विजय थी, किस तरह उसने मौर्य साम्राज्य को संगठित किया और वो भारत का वो जो है पहला ऐतिहासिक सम्राट बना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मैक्सिनीज द्वारा भारत का वृत्तांत। डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया बाय मैक्सिनीज। मैक्सिनीज जो था बच्चों, एक यूनानी इतिहासकार था जो यूनानी शासक
सेल्यूकस की ओर से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। वे लगभग 5 वर्ष 302 ईस्वी से 298 ईस्वी तक भारत में रहा और उसने भारत का वृत्तांत जो है अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में लिखा। इस पुस्तक की विशेष ऐतिहासिक महत्व है। इससे 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक एवं सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में जानकारी मिलती है। पहला आता है, ये क्या बोलता है राजा के विषय में। मैक्सनीज ने राजा के संबंध में बहुत कुछ लिखा है। वो बोलता है कि राजा बड़ा शान से रहता है, वो राजमहल उसका जो राजमहल है वो बहुत ही सुंदर था। वो उसमें बहुत कम, दूसरे बड़े कम लोगों से मिलता जुलता है। केवल 4 कार्यों के लिए ही वो अपने महल छोड़कर बाहर जाता है। पहला आता है जैसे युद्ध में, फिर न्याय करने के लिए, यज्ञ या हवन के लिए, शिकार अथवा भ्रमण के लिए, राज्य की देखरेख के लिए गुप्तचर भी नियुक्त किए थे। इन गुप्तचरों में स्त्रियां भी होती थी। सैनिक संगठन के विषय में बताता है ये मैक्सनीज कि चंद्रगुप्त की एक बहुत बड़ी सेना थी जिसकी संख्या लगभग 7 लाख थी। 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी, लगभग 8,000 रथ थे। मैक्सनीज लिखता है कि समस्त सेना का प्रबंध के लिए 30 सदस्यों की एक पृथक समिति बनी थी। सेना विभाग के 6 उप विभाग थे। इनके अधिकार में पैदल सेना, घुड़सवार सेना, जल सेना और रथ सेना, हाथी व सामग्री पहुंचाने का प्रबंध था। सिविल प्रशासन के विषय में मैक्सनीज बताता है कि नागरिक प्रशासन के विषय में भी वे बताता है कि राजा निरंकुश था और उसके अधिकार असीमित थे। प्रजा पर कई प्रकार के कर थे और सबसे बड़ा आय का स्रोत जो था वो भूमि कर था। प्रजा की भलाई की ओर विशेष ध्यान दिया गया। इन सब कारणों से व्यापार में बड़ी वृद्धि हुई। मैक्सनीज के विवरण से एक अंश से पता चलता है कि साम्राज्य के अधिकारी कौन कौन से कार्य करते थे। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते थे, जैसे कि मिस्र में होता था। कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े गए पानी का द्वार का निरीक्षण करते थे ताकि हर स्थान पर पानी समान तरीके से पूर्ति उसकी हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते थे और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते थे। यह भी लिखता है कि कानून बड़े कठोर होते थे और छोटे छोटे अपराधों के लिए भी हाथ पांव काट दिए जाते थे। अब वो पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के बारे में क्या बोलता है। मैक्सनीज के विवरण के अनुसार ये नगर गंगा और 100 नदियों के संगम पर बसा हुआ था, बड़ा शोभनीय था। इस नगर के चारों ओर लकड़ी की एक चौड़ी दीवार थी जो एक गहरी खाई से घिरी हुई थी। राजमहल सुंदरता तथा सज धज में अद्वितीय था। इस नगर के प्रबंध के लिए 30 सदस्यों की एक समिति थी। समिति 6 उप समितियों में बंटी हुई थी। भारतीय समाज के विषय में मैक्सनीज लिखता है कि समाज उस समय 7 वर्गों में बटा था। दार्शनिक, परिषद सदस्य, सैनिक, छोटे छोटे अधिकारी और गडरिये, कृषक, और इन सारे समाजों में बटा हुआ था, इन वर्गों में बटा हुआ था। डिटेल में बेटा अपने फोटो से पढ़ लेना है। अब जो नया जो अगला हमारा जो लेखक है या इतिहासकार है वो है कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौटिल्य को चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, इसलिए भी उसकी पुस्तक अर्थशास्त्र से मौर्य काल की राजनीति, अवस्था और राज्य प्रबंध के विषय में बहुत उपयोगी ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 1 वो क्या बोलता है राजा के विषय में। कौटिल्य लिखता है कि राजा बिल्कुल निरंकुश हो और उसकी सरकार बिल्कुल उसके हाथ में ही हो। राजा की शक्ति पर कोई भी प्रबंध नहीं होने चाहिए, फिर भी ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान होना चाहिए और राजा को अपने मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए। राजा यद्यपि निरंकुश होता है तथापि उसे परिश्रम अवश्य करना चाहिए। वह बड़ा विद्वान तथा सभ्य व्यतीत होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा के सम्मुख यह आदर्श होना चाहिए, प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई है, प्रजा का कल्याण ही उसका अपना कल्याण है। कौटिल्य यह भी चाहता है कि राजा सम्राट चक्रवर्ती सम्राट हो जो
प्रजा को आंतरिक शांति दे सके और बाह्य आक्रमणों से उसकी रक्षा कर सके। मंत्रियों के विषय में कौटिल्य विचार प्रस्तुत करता है कि राजा को शासन करने के लिए मंत्री भी रखने चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा के मंत्री बहुत ही समझदार होने चाहिए, परंतु राजा को इन मंत्रियों के हाथों कठपुतली नहीं बनना चाहिए। यदि वे समझे कि उनकी संपत्ति उचित नहीं है तो उन मंत्रियों की संपत्ति की अवहेलना भी कर सकता है। तीसरा तह प्रांतीय सरकार के विषय में कौटिल्य के वर्णन से पता चलता है कि सारा साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था और प्रत्येक प्रांत में कई गवर्नर नियुक्त थे जो राजवंश से संबंधित थे। कुछ छोटे छोटे प्रांत भी होते थे जैसे सौराष्ट्र, कंबोज इत्यादि, जिन पर अन्य अफसर नियुक्त होते थे जिन्हें राष्ट्रीय कहा जाता था। गुप्तचरों के प्रबंध के विषय में भी कौटिल्य लिखता है कि सारे देश, प्रांतों, जिलों और नगरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कई गुप्तचर नियुक्त करने चाहिए। अन्य अधिकारियों पर निगरानी रखने के लिए और राज्य में सुख शांति स्थापित करने के लिए गुप्तचर होने चाहिए। स्त्रियों को गुप्तचर का कार्य सौंपना चाहिए। कौटिल्य के विचारानुसार स्त्रियों पुरुषों से भी अच्छी गुप्तचर सिद्ध हो सकती है। पांचवा आता है नौवहन के विषय में। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है वह है नौवहन के विषय में। प्रत्येक बंदरगाह पर एक विशेष अफसर नियुक्त होता था जो समुद्र अथवा नदियों में आने जाने वाली नावों तथा जहाज़ों की देखभाल करता था। छठा आता है प्रजा की आर्थिक अवस्था में विषय में। कौटिल्य यह लिखता है कि विद्रोह का सबसे बड़ा कारण प्रजा की बुरी आर्थिक दशा है, अतः देश में किसी के पास धन और खाने पीने की वस्तुओं की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इन्हीं कमी के से प्रजा जो है राजा के विरुद्ध विद्रोह करती है और उसे समाप्त कर सकती है। इसलिए कौटिल्य के विचार में राजा को प्रजा की आर्थिक दशा का सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और उसी के बाद दो इतिहासकार जो हैं पुराने इतिहासकार मैक्सनीज और कौटिल्य के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ आपको ये ऑडियो समझ आई होगी और आप लोगों ने इसको लाइक करना है और सब्सक्राइब भी